नमस्कार मित्रों, आज पुनः एक बार आपके बीच उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा विषय है 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल। तो इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों को करना चाहूँगा कि जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। आपकी सकारात्मक कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी ऊर्जा प्रदान करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। मित्रों, संविधान का जब निर्माण हुआ, मूल संविधान में 9वीं अनुसूची नहीं थी, इसे बाद में लाया गया। 9वीं अनुसूची हम लोग पहले संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। जो हमारा मूल संविधान था, उस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और नेहरू सरकार के द्वारा 1951 में 1991 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ और इस पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्या जरूरत पड़ी इसे जोड़ने की, अभी जानना जरूरी है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान जाएं कि इसके पीछे का जो परिदृश्य है, जो इसकी भूमिका है, उसके बारे में। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके पहले जो भूमि संबंधी अधिकार थे वो अंग्रेजों के पास थे और अंग्रेजों ने समय समय पर इसको अपना एक नियम बना करके, कानून बना करके अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के कानून बनाए थे। जैसे कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जमींदारी प्रथा थी। यह पूरे भारत के लगभग 19% क्षेत्र में कार्यरत था। इसी तरह जब हम पश्चिम के राज्यों में जाते हैं तो वहाँ रैयतवाड़ी प्रथा थी और यह रैयतवाड़ी प्रथा लगभग 30% पूरे भारत के क्षेत्र में प्रभावित था। दक्षिण के राज्यों में देखें तो वहाँ महालवाड़ी प्रथा थी, जो कि लगभग जो शेष बचता है उस सारे क्षेत्रों में महालवाड़ी प्रथा थी। तो इन सारे चीजों में जो आम जन था उनके पास कोई जमीन का अधिकार नहीं था। उनके पास आजादी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी वो भूमि सुधार संबंधी समस्या थी। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि आजादी से पहले अंग्रेजों ने 3 तरह की व्यवस्थाएं लागू की थी। पहली व्यवस्था थी अस्थाई बंदोबस्त, या इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता था, और ये पूरे भारत के 19% क्षेत्र में प्रभावित था, जिसका क्षेत्र था बंगाल, बिहार, उड़ीसा। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसको 1793 और 1820 2 बार इसको लागू किया गया था, अलग अलग थोड़ा सा स्वरूप पे उसको चेंज करते हुए। और ये लगभग 51, मतलब सबसे अधिक अगर भारत में व्यवस्था थी तो वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और ये मद्रास, बम्बई तथा असम, जो कि तीनों काफी बड़े प्रेसिडेंसी थे, मद्रास और बम्बई तो प्रेसिडेंसी थे और असम बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। और तीसरी जो व्यवस्था थी वो थी महालवाड़ी व्यवस्था, जिसे 1819 में ये शेष जो भारत बचता है उसमें लागू किया गया था और लगभग इसका क्षेत्र 30% था। तो जब आज़ादी भारत को मिली और जमीन का वितरण की समस्या सबसे पहले आई, तो उस समय जब मूल अधिकार था वो मूल अधिकार 7 मूल अधिकार थे और आज के संविधान में 6 हैं। आप सभी को मालूम है कि उस समय संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल अधिकार में शामिल था अनुच्छेद 31 के तहत, और यह संपत्ति के अधिकार सीधे सीधे टकराते थे भूमि सुधार आंदोलन, भूमि सुधार जो अधिनियम था उसके तहत। इसीलिए सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था करना चाहा जिसमें उसमें इन सारी विषयों को डाल करके न्यायिक समीक्षा से परे रखा जाए। आप सभी जानते हैं कि मूल अधिकार का संरक्षक भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है। मूल अधिकार में जहां कहीं भी कोई दिक्कत होती है, उसके विरुद्ध अगर कोई जाता है तो उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इस चुनौती से बचने के लिए
चूंकि उस समय मूल अधिकार में शामिल था संपत्ति का अधिकार, इसलिए इस न्यायिक चुनौती से बचने के लिए एक उपाय खोजा गया और यही उपाय जो है 9वीं अनुसूची के रूप में हम लोग के सामने आया कि इस अनुसूची में अगर हम किन्हीं विषयों को डाल देते हैं तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। और इसका मूल उद्देश्य यही था कि भूमि सुधार को लागू करना, ताकि देश में समानता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसका परिणाम ये हुआ कि 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को लाया गया और इस अनुसूची में उन सारे विषयों को डाला गया जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है और ये सीधे सीधे जन कल्याण से संबंधित थी। शुरू में 9वीं अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ जनहित से संबंधित और भूमि सुधार से संबंधित कानून को ही डाले गए थे, लेकिन बाद में इसे लगभग 284 कानूनों को इसके अंतर्गत डाल दिया गया। और यही कारण था कि जब कई ऐसे कानून को डाला गया जिसके लिए लोगों ने विरोध करना शुरू किया और एक जनहित याचिका को डाला गया था 2007 में, 2006 में ही बल्कि डाला गया था, और 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की एक पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए एक निर्णय लिया और निर्णय ये लिया कि कोई भी कानून जो 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर 9वीं अनुसूची में डाला गया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, बशर्ते उससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो तथा वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने वाला। इस प्रकार आज के दिन में, वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में शामिल वैसे विषयों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है जो कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें शामिल किया गया है तथा संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने वाला हो, साथ ही उससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो। शुरू में जिन 284 कानूनों को इसमें डाला गया, जिसमें से प्रमुख कानून था 13 भूमि सुधार से संबंधित, जो कि बहुत ही आवश्यक था उस समय के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। दूसरा, तमिलनाडु राज्य में 69% आरक्षण का कानून। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। 50% अनारक्षित सीट कोई भी, चाहे वो सरकारी सेवा हो या फिर विधायिका हो, कार्यपालिका हो, कहीं भी उससे अधिक नहीं रख सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु राज्य में 69% आरक्षण रखा गया है और इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है ताकि इसकी न्यायिक समीक्षा न की जा सके। इसी तरह केंद्रीय कोयला खादान कानून 1974 का है, अतिरिक्त भत्ता राशि कानून 1974 का है, कोफे पोशा 1974 का है, बीमार कपड़ा उपक्रम कानून 1974, उत्तर प्रदेश भूमि हथबंदी कानून 1974 और आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून एस्मा जिसको कहा जाता है, ये प्रमुख कानून है जो कि 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आज वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में वैसे कानूनों को समीक्षा करने की आवश्यकता है जो हमारे मूल अधिकार को नष्ट करने वाले हैं या फिर जिनसे हमारा मूल अधिकार का उल्लंघन होता हो। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि नोट करने वाली बात है, कि 24 अप्रैल 1973 के बाद वैसे सारे कानून जो इसमें शामिल किया गया है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफी ज्ञानवर्धक साबित होगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को